बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल थ्योरी के थर्ड लेक्चर के बारे में, जिसमें हम क्रिटिकल थ्योरिस्ट को पढ़ेंगे। मैक्स होकैमर, इनकी लाइफस्टाइल को पढ़ेंगे, इनकी कंट्रीब्यूशंस को पढ़ेंगे, इनकी मेजर वर्क्स को पढ़ेंगे, एज़ वेल एज़ मार्क्सिज्म का इनकी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस था, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एज़ वेल एज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैक्स होकैमर 1895 में पैदा हुए, 1973 में इनकी डेथ हो गई। ये एक फ़िलासफ़र थे, सोशलॉजिस्ट थे। ऑब्वियसली जब एक बंदा फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ता है, ठीक है, तो वो फ़िलासफ़र कहलाता है। और फ़िलासफ़ीज़ को सोशलॉजिस्ट यानी कि सोशल इश्यूज़, सोशल लाइफ पे जब इम्प्लीमेंट कर देता है, उसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो क्रिटिकल थ्योरिस्ट कहलाता है। एक बंदा जो फ़िलासफ़र भी है और उस फ़िलासफ़ीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करके सोशल लाइफ पे, सोशल इश्यूज़ पे, करंट इश्यूज़ पे देख रहा है और उनके नताइज निकाल रहा है, उनके बिहाइंड रीज़न निकाल रहा है, उनके सॉल्यूशंस निकाल रहा है, तो वो बंदा क्रिटिकल थ्योरिस्ट कहलाता है। अब जो सेकंड नेम है क्रिटिकल थ्योरी का, वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च। अब ये जो इंस्टीट्यूट था ऑफ सोशल रिसर्च फ्रैंकफर्ट में, ये उन मेंबर्स में से एक कहलाते हैं। होकैमर जो थे वो फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर भी थे और सीएम भी थे सोशल फ़िलासफ़ी के एट यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। फिर इसके बाद इनकी ड्यूल स्टेटस की वजह से, यानी कि एज अ ज्यू एंड एज अ मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सिज्म के बारे में ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मार्क्सिज्म की थ्योरी से ही इन्फ्लुएंस होके ये जो इंस्टीट्यूट है ऑफ सोशल रिसर्च फ्रैंकफर्ट में, उसमें आए थे, उसके मेंबर बने थे। यानी कि ज्यूज़ पे जब नाज़ीज़ ने अटैक कर दिया था, तो ये एज अ मार्क्सिस्ट ये बात करते हैं सोशल स्ट्रगल के बारे में। और जब नाज़ीज़ ने अटैक किया था, तब भी इन्होंने क्लास स्ट्रगल को देखा, फेस किया, एक्सपीरियंस किया, ठीक है। उसके बाद इनको पता चला, जब इन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि नाज़ीज़ किस तरह अटैक कर रहे हैं, ज्यूज़ किस तरह सप्रेस्ड हो रहे हैं, ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, ह्यूमिलेट किया जा रहा है उन्हें, इस थ्योरी पे भी, इस सिचुएशन पे भी उन्होंने मार्क्सिज्म की थ्योरी अप्लाई की। और फिर उनको पता चला कि नाज़ीज़ की पावर किस तरह वजूद में आई ड्यूरिंग द पीरियड एंड अनटिल द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अब अगर हम ओरिजिन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह जब नाज़ीज़ हिटलर की वॉर हुई थी, ठीक है, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, तो जो ज्यूज़ थे वो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी थी ना, तो जर्मनी से किस तरह ज्यूज़ मूव कर गए थे यूनाइटेड स्टेट में। अब ये भी ज्यूज़ की एक मतलब पूरी थी कैंपेन, तो इनको भी मूव करना पड़ा यूनाइटेड स्टेट में। इस वजह से ये जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट में मूव कर गए। अब द मेन होकैमर एंड द रेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल वाज क्रिटिकल थ्योरी। अब जो होकैमर जो है ना, और जो बाकी मेंबर्स हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के, ये मेन मेंबर्स हैं क्रिटिकल थ्योरिस्ट के, जिसमें अडॉर्नो भी आ जाता है, जिसमें होकैमर आता है, जिसमें एनरिच भी आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा यानी कि 7 to 8 फ़िलासफ़र, 7 to 8 थ्योरिस्ट आते हैं, जो कि हार्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी कहलाते हैं। अब जिसमें क्रिटिक किया जाता है सोसाइटी ऑफ टाइम, उस टाइम की सोसाइटी को। उसमें जब हिटलर की वार हुई, उस टाइम की सोसाइटी को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उस सोसाइटी को जज किया। फिर ये पता चला कैपिटलिज्म किस तरह आया, सिस्टम ऑफ डोमिनेशन किस तरह इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। इन्होंने जो थिंकर्स थे फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट्स के, उन्होंने
इन चीज़ों पे क्रिटिकल थेरिस्ट ने डोमिनेशन पे, पावर पे, कैपिटलिज्म पे, उस सोसाइटी के वक्त पे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब होकेमर का जो वर्क था वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस था उसके एक्सपीरियंस से। उसने एक्सपीरियंस किया हुआ था नाजिस के अटैक को, उसने एक्सपीरियंस किया था हिटलर की वॉर को, स्पेशली ऑप्रेसिव स्टेट। वो ज्यूज था, इस वजह से वो ऑप्रेसिव स्टेट में था, उनको ऑप्रेस किया जा रहा था, उनको कत्ल किया जा रहा था, जहाँ देखते थे वहीं ज्यूज को मार दिया जाता था। डेट द नाजीज क्रिएटेड, वो ऑपरेशन उसने फेस किया था जो कि नाजीज ने क्रिएट किया था। और यही मार्क्सिज्म हमें बताती है कि किस तरह रिच पीपल जो है या रूलर अपने रूल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्रिएट करते हैं, और उन्हीं रूल्स के तहत जो पुअर होते हैं, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, उनको किस तरह ऑप्रेस्ड और ह्यूमिलेट किया जाता है। From the 1950s, he also criticized the system of installed in the Soviet Union and made a rereading of Marxism. यानी कि उसने मार्क्सिज्म को रीरीड करवाया, बल्कि किस तरह, जब नाजिस ने अटैक किया, हिटलर का टाइम पीरियड आया, तब सोवियत यूनियन बन गई थी, वो सिस्टम इंस्टॉल हो चुका था जो कि मार्क्सिज्म ने अपनी मार्क्सिज्म थेरी में कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म थेरी में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसने वो फिर तारीख को दोहराया, उस मार्क्सिज्म की थेरी को दोबारा उनको दोहरा के बताया कि तब ये राज कायम हुआ था, अब भी ये राज कायम हुआ है, तो इस वजह से ये हमारी सिचुएशंस हैं, इसके बिहाइंड ये रीज़न है और ये इसका सल्यूशन हो सकता है। वर्क के बारे में बात करें मैक्स होकेमर के, तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन ऑन साइंस एंड द क्राइसिस, इसमें वो बताते हैं कि साइंस किस तरह पूरे सिस्टम को लेके एक रोल प्ले करती है, उसका क्या फंक्शन है हमारे सोसाइटी को लेके, सोशल इश्यूज़ को लेके, इसमें ये डिस्कस किया जाता है। फिर हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी में ये बताया जाता है कि हमारी जो तारीख़ है वो मौजूदा दौर के साथ किस तरह रिलेट करती है, हमारी साइकी हैं वो किस तरह हमारी तारीख़ के साथ, हमारी माजी के साथ जुड़ी हुई हैं। आज की जो सोशल स्टेटस है, आज का जो सोशल स्टेटस है, जो सोशल स्ट्रगल है, वो किस तरह हमारी तारीख़ में भी हुई थी और फिर उसको ओवरकम किस तरह किया गया था, उसके बिहाइंड रीज़न क्या था, तब डोमिनेशन किस तरह डोमिनेंट हुई थी, तब पावर का सिस्टम, पावर की जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, किस तरह इंट्रोड्यूस हुई थी, उसको ओवरकम किस तरह किया गया था, ये तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट हम ट्रेडिशनल थेरी एंड क्रिटिकल थेरी, ये फर्स्ट बुक है जो इन्होंने ऑर्डर्नो के साथ मिलके लिखी, जिसमें पहली दफ़ा क्रिटिकल थेरी का कॉन्सेप्ट सामने आया। ऑब्जर्वेशन ऑन फिलोसफिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें वो बताते हैं कि साइंस डेट जस्टिफाई द मेंटेनेंस ऑफ करंट स्ट्रक्चर, कि साइंस ने वही बात, साइंस ने किस तरह करंट इश्यूज़ को मेंटेन किया हुआ है, क्या उसने मतलब साइंस का और ट्रेडिशन का किस तरह आपस में रिलेशन है और ये किस तरह रोल प्ले करती है सोसाइटी में। अब इसकी क्रिटिकल थेरी के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट जो टर्म क्रिटिकल थेरी की इंट्रोड्यूस हुई है वो हम पढ़ चुके हैं, द थेरी ऑफ ट्रेडिशनल थेरी एंड क्रिटिकल थेरी इसकी बुक है, उसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अब ये 1937 में पब्लिश हुआ। दिस थेरी लाइक ऑल द फिलोसफिकल प्रोडक्शन उसी तरह थी जैसे कि तमाम बाकी फ्रैंकफर्ट स्कूल ने बताया था उसी तरह होकेमर का भी यही एक वर्क था, उसमें भी वही कुछ बताया गया था कि क्रिटिकल थेरी होती क्या है। हैज़ अ क्लियर मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस, और इसने बाकी फ्रैंकफर्ट स्कूल की तरह इसका भी इन्फ्लुएंस कहाँ से आया, मार्क्सिज्म थेरी से। That yes, it is a Marxism that considered themselves orthodox with variation on the thoughts of Marx. ये मार्क्सिज्म ही थेरी थी जिसने इनको मतलब मजबूर कर दिया कि तुम लोग
सोशल स्टेटस के बारे में, सोशल इश्यूज़ के बारे में, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखो, आवाज़ उठाओ, सॉल्यूशन बताओ, बिहाइंड द रीज़न बताओ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव दैट एम विद द क्रिटिकल थ्योरी, इसका एम क्या होता है? वर्ल्ड को इम्प्रूव करना, वर्ल्ड को इक्वालिटी में लाना, वर्ल्ड को बैलेंस्ड में लाना। यानी कि जो अपर क्लास के लोग हैं, ठीक है, जो रिच हैं वो रिचेस्ट क्यों हो रहे हैं और पुअर को पुअरेस्ट क्यों किया जा रहा है? इनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। यानी कि इसका मकसद है इम्प्रूव करना दुनिया को। फॉर दिस इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सोशल ओरिजिन। अगर आपको वर्ल्ड को इम्प्रूव करना है तो आपको उसके ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए कि सोसाइटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके बारे में आपको नॉलेज आना चाहिए। किसने किया, कैसे हुआ, फिर अनइक्वालिटी किस तरह आई, इक्वालिटी अनइक्वालिटी में किस तरह चेंज हो गई, पावर किस तरह आई, डोमिनेशन किस तरह पैदा हुई, इसके पीछे वजूहात क्या थी, और फिर हिस्ट्री में इसको ओवरकम किस तरह किया गया, अपने राइट्स किस तरह मतलब लिए गए, छीने गए, या उनके बारे में किस तरह उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई, फेमिनिज़म किस तरह आया, फीमेल्स को किस तरह राइट्स मिले। ऐसे तमाम नॉलेज आपको सोसाइटी के बारे में होनी चाहिए, तभी आप क्रिटिकल थेरिस्ट कहलाएंगे। Okay, but just totally changing the traditional way of theory as well as the form of social practice could make everything evolve. कहते हैं कि जो प्रैक्टिस है, सोशल प्रैक्टिस है, वही तमाम चीज़ों का रीज़न बताती है, वही हर चीज़ का सल्यूशन बताती है, उसी में तमाम चीज़ें होती हैं शामिल। किस तरह उसमें हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है, हिस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में बात की जाती है, हिस्ट्री में उस प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशन होते हैं, उनके बिहाइंड क्या रीज़न होता है, उनको मद्देनज़र रखते हुए जब हम करंट इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और ये हमारी कौन मदद करता है? क्रिटिकल थ्योरी और क्रिटिकल थ्योरिस्ट इसमें हेल्प आउट करते हैं। It was a theory that faced the traditional one which used a separate thought from the subject. अब ट्रेडिशनल थ्योरी वर्सेस क्रिटिकल थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या होती है? ट्रेडिशनल थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है जो कि करंट इश्यूज़ को समझती है और हमें एक्सप्लेन कर देती है, बट उसका सल्यूशन नहीं बताती। लेकिन जो क्रिटिकल थ्योरी होती है वो समझती है, एक्सप्लेन भी करती है, उस जो प्रॉब्लम है उसके बिहाइंड रीज़न भी बताती है और उसका सल्यूशन भी बताती है और उसके हिस्ट्री के साथ रिलेशन भी बताती है। ये होती है क्रिटिकल थ्योरी। डिस्पाइट स्टार्टिंग फ्रॉम मार्क्सिज्म, द क्रिटिकल थ्योरी ट्राइज टू ओवरकम इट। It tries to make an update of what Marx were proposing. मार्क्सिज्म को अपडेट करने वाली थ्योरी जो है, अपडेट जिसको किया गया है वो क्रिटिकल, यानी कि क्रिटिकल थ्योरी जो है इन्फ्लुएंस किससे हुई है? मार्क्सिज्म की। तो अपडेट वर्जन इसका क्या है? इसको अब क्रिटिकल थ्योरी कहा गया है। ये अपडेट वर्जन है किसका? मार्क्सिज्म का। इसमें बताया जाता है कि मार्क्सिज्म ने सोशल स्टेटस के बारे में क्या कहा, सोशल स्ट्रगल के बारे में क्या कहा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या कहा, उसके बारे में क्या रीज़न था, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, इस तरह की तमाम बातें कि कार्ल मार्क्स ने क्या चीज़ें प्रपोज़ की थी उसको हम क्रिटिकल थ्योरी में बताते हैं। इसके अलावा जो इसके मुखालिफ आती है ट्रेडिशनल थ्योरी, इसके मुकाबले में वो होकेमर उसमें कहता है कि नॉलेज नॉट ओनली रिप्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव डाटा ऑफ रियलिटी। सिर्फ नॉलेज आपको यही नहीं कहता कि आप दोबारा से रीजनरेट कर लें, रीबॉर्न कर लें, खोए हुए डाटा को ले आएँ, बट इट फंडामेंटल टू इट फॉर्मुलेशन। लेकिन ये तब ज़रूरी होता है, बुनियादी असूल इसका ये है कि आप उसको अप्लाई करें, आप प्रैक्टिस करके देखें, फॉर्मुलेट करें उसको सोशल इश्यूज़ पे जो आपके पास डाटा है। यानी कि अगर आपको पता चला है कि लास्ट जो हमारी हिस्ट्री थी, ठीक है, लास्ट ईयर इतने केसेस आए थे कोरोना के, तो वो इतने केसेस की तादाद इस वजह से कम हुई थी,
उस वजह को जब आप करंट केसेस पे अप्लाई करेंगे, आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आपकी प्रैक्टिस होगी। और वही क्रिटिकल थ्योरी का मोटिव है कि आपको सॉल्यूशन और प्रैक्टिस के साथ काम करना होता है। His critical theory does not separate the subject who contemplate the reality of it, but point out that both are totally related. हम ये नहीं कहते कि क्रिटिकल थ्योरी ट्रेडिशनल थ्योरी अलग है, बट लेकिन ये आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल थ्योरी हमें हिस्ट्री बताती है, हिस्ट्री की प्रॉब्लम्स बताती है, और जो क्रिटिकल थ्योरी है वो उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बताती है। अब फेस्ड एंड पॉजिटिविज्म के बारे में बात करें, क्रिटिकल थ्योरी इज कन्फ्रंटेड विद पॉजिटिविज्म। क्रिटिकल थ्योरी पॉजिटिविज्म के साथ आई है क्योंकि इसमें सारे पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव हैं। व्हेन फेसिंग द स्टडी ऑफ रियलिटी, इसमें रियलिटी बताई जाती है। होकेमर कहता है it is during his stay in United States in search on communication in collaboration with the Rockefeller Foundation, his positions out to extend the concept of reason. In this way, it would no longer be linked to empiricist practice. For the German philosopher, companies and institutions adopt an empirical point of view that does not pay attention to the social issue, focusing on कंजप्शन। कहते जब मैं यूनाइटेड स्टेट में रहा, ठीक है, मैं रॉकफेलर के फाउंडेशन में रहा, तो मैंने वहाँ पे रीज़न का कॉन्सेप्ट देखा कि कोई चीज़ अगर है तो वो कैसे है, वो क्यों है, ठीक है। वहाँ पे लोग प्रैक्टिकल थे, वहाँ पे लोग जो थे वो साइंटिफिकली सोचते थे, एम्पिरिसिस्ट थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव पे बिलीफ रखते थे, सब्जेक्टिविटी उनका मोटिव ही नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि जो सोशल इश्यूज़ की करेक्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उन पे वो फोकस करते थे, उन पे उनको अटेंशन देते थे, जो कि हम नहीं दे पाते। हम सिर्फ़ किस चीज़ पे फोकस करते हैं? हम सिर्फ़ सुनने में फ़ोकस करते हैं, हम देखने में फ़ोकस करते हैं, हम समझने में या उसका सल्यूशन निकालने पे फोकस नहीं करते। वो लोग किस पे फोकस करते हैं? रीज़न पे, कि इस चीज़ के बिहाइंड क्या रीज़न है। जो कहना चाह रहा है कि फेस एंड पॉजिटिविज्म में कि किस चीज़ को देखो तो उसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उस पर गौर फिक्र लाजमी करो, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना उनका भी सल्यूशन ढूंढो, उनके बिहाइंड भी रीज़न ढूंढो, ठीक है। अब फेसिंग द इनलाइटनमेंट, द इनलाइटनमेंट वाज आल्सो स्टडीड बाय होकेमर एंड रर्नो। फॉर देम दिस मूवमेंट कॉज द ह्यूमन बीइंग टू फेस द डिफरेंट इन नेगेटिव वे। उसमें हमने पॉजिटिव वे में पढ़ा, इसमें कहते हैं कि लोग जो है वो इस मूवमेंट में कॉज अ ह्यूमन बीइंग टू फेस अ डिफरेंट एंड नेगेटिव वे प्रोवोकिंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उनको जो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार थे वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा था, उन्हें नेगेटिव वे में, यानी कि सप्रेस किया जा रहा था, ओप्रेस किया जा रहा था। द सोसाइटी दैट emerged from enlightenment was homogeneous without giving room for difference. Therefore, these authors conclude that the reason the Enlightenment boasted was used in destructive and not liberating way. अच्छा, अब लकीर के फ़कीरों वाला हिसाब था, जिसको जो रास्ता दिखाया जा रहा था वो उसी रास्ते पे चलता जा रहा था। उनके पास सिर्फ एक आइडियाज़ थे, उनके पास डिफरेंट रूम्स ही नहीं थे, यानी कि डिफरेंट आइडियाज़ ही नहीं थे, डिफरेंट वेज ही नहीं थे। फिर उनको बताया, ये समझा गया कि वो लिबरल नहीं हैं, उनके माइंड्स अभी भी कंट्रोल्ड हैं, वो इम्पलाइज्ड हुए हैं। For them, it only ended with certain myths, mainly religious, but replaced them with other of their own. According to experts, this criticism was closely related to what happened in Nazi Germany. Horkheimer put as an example the myth of superior race as one of those whose country had replaced the ancient myths. अब वो कहता है कि लोग मैंने बताया कि स्टीरियोटाइप हुए थे,
अब उनको पता ही नहीं था, एक लाइन पे चलते जा रहे थे, रिलीजियस की तरफ, वो जो सुपरस्टिशियस मिथ्स की तरफ। अब उनको चेंज करने के लिए नाज़ी की जर्मनी उनको, यानी कि नाज़ी जर्मनी में आए, उनको ये कहने के लिए, वही ना कॉलोनाइजेशन हुई, कि हम चेंज करने के लिए आए हैं। और चेंज करते करते उन्होंने उनको डिप्रेस कर दिया, ऑप्रेस कर दिया, और जंग का समा शुरू हो गया। और एंशियंट अपनी सुपीरियर रेस को उन कह दिया कि हम सुपीरियर हैं, तुम लोग एंशियंट हो, तुम लोग मिथिकल पर्सन हो, तुम लोग रोमांटिक हो, ठीक है, ये बता दिया गया। अब रिव्यू पढ़ते हैं ऑफ मार्क्सिज्म का। डिस्पाइट द मार्क्स इज बेस्ड ऑन फ्रैंकफर्ट स्कूल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेड सेवरल क्रिटिसिज्म ऑफ दिस फिलॉसफी। फॉर होकेमर, मैक्स had error in thinking that the impoverished worker were going to end capitalist. He had managed to raise the worker. अच्छा, इसमें बताया गया कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बहुत से लोगों ने फिलॉसफीज को क्रिटिसाइज़ किया, जिसमें होकेमर और मैक्स होकेमर जो थे, उन्होंने भी बताया कि वर्कर्स जो हैं वो किस तरह, यानी कि जो वर्किंग क्लास है वो किस तरह कैपिटलिज्म को एंड कर सकती है। फिर वो बताता है कि उसने वर्कर्स के लिए एक स्टैंडर्ड को जो है मैनेज किया, एट एक्सपेंसिव ऑफ इम्प्रोविशिंग द इनहेबिटेंट ऑफ अदर कंट्रीज। इन द क्रिटिकल थ्योरी होकेमर वेंचर्ड द वर्ल्ड वॉज डायरेक्टेड टू precise society or spirituality as totalitarian. On other hand, he made, अच्छा, इसमें उन्होंने बताया कि रेवोल्यूशनरी किस तरह आ सकती है, चेंज किस तरह आ सकता है, और उन्होंने किस तरह कन्विंस किया रियलिटी को बदलो, तुम लोग सिर्फ वर्किंग क्लास से ही नहीं बिलोंग करते, तुम लोग भी इंसान हो, तुम लोगों को भी राइट मिलने चाहिए, तुम लोग इसे छीन लिए गए हैं। इसमें मार्क्सिज्म का ये दोबारा रिव्यू किया गया और उनको दोबारा बताया गया कि तुम लोग भी इंसान हो, उन्हीं की तरह, उनके ही इक्वल हो, उन्हीं के स्टैंडर्ड के हो। अब कल्चर इंडस्ट्री के बारे में बात करें, नॉर वॉज द कल्चरल इंडस्ट्री लेफ्ट आर क्रिटिसिज्म फॉर होकेमर। द मीडिया, जो कल्चर है वो आपको जो है क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं लेके जाता, लेकिन मीडिया सबसे मेन चीज़ है जो कि क्रिटिसिज्म फैलाती है। सिनेमा एंड इन जनरल ऑल दैट इंडस्ट्रीज वर पार्ट ऑफ सिस्टम। ये इसी क्रिटिसिज्म का एक पार्ट है। क्रिटिसिज्म एक सिस्टम है जिसके हिस्से क्या हैं, मीडिया, सिनेमा, हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है, ड्रामास परफॉर्म करके दिखाया जाता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जो है ये क्रिटिसिज्म फैला हुआ है। इनफैक्ट इट वॉज फंडामेंटल टूल सो दैट नथिंग चेंज। क्रिटिसिज्म के डर से लोग चुप कर जाते हैं, अप्रेस्ड हो जाते हैं, सप्रेस्ड हो जाते हैं। इस वजह से इस दुनिया में अभी तक कोई चेंज नहीं आ रहा। सिंस इट शोज मैसेज दैट reaffirmed the benefit of current social order। उनको यही नहीं पता कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, हमारी सोसाइटी किस तरह चेंज हो जाएगी। ये थे मैक्स होकेमर थेरिस्ट और उनकी थेरी। So I hope you all guys enjoyed it. दुआ में याद रखेगा, and do not forget to subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much. Allah Hafiz.